देखिए, आपका बताया ये गया था कि जो जुरिस्प्रूडेंस शब्द है, यानी कि हिंदी में इसे विधि शास्त्र कहा जाता है। ये लैटिन शब्द जुरिस्प्रूडेंसिया से बना है। और जो जुरिस्प्रूडेंसिया शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि अगर हम शाब्दिक अर्थ दोनों का लें तो आपका शाब्दिक अर्थ हुआ ये नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि विधि का ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का क्रमबद्ध ज्ञान कराए या सिस्टमेटिक नॉलेज कराए, उसी को सामान्य भाषा में जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। लेकिन व्यापक अर्थों में इसका जो अर्थ निकाला जाता है कि वह मने शास्त्र जो केवल विधि का ही ज्ञान न कराए, बल्कि विधि क्या होती है, विधि उत्पन्न कहाँ से होती है, विधि का नेचर क्या होता है, और कुछ विधिक संकल्पनाएं, यानी कि कुछ लीगल कॉन्सेप्ट को हमें बताता है, उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये आपका व्यापक वे में परिभाषा बताई गई। इसके बाद आपका उत्पत्ति पूछा जाता है। और कल मैं उत्पत्ति भी डिटेल में बताया था कि किसकी उत्पत्ति किस देश में हुई, ये भी आपका एक क्वेश्चन इस पर बनता है। तो एक तो जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति आपको देखना है कि जूरिस्प्रूडेंस की जो उत्पत्ति होती है रोम में होती है। और पांचों विचारधाराओं की भी उत्पत्ति याद रखिएगा। प्राकृतिक विचारधारा की उत्पत्ति यूनान में हुई, फिर आपका ऐतिहासिक की जर्मनी में, फिर विश्लेषणात्मक का इंग्लैंड में, समाजशास्त्री की जर्मनी में, और यथार्थवादी की इंग्लैंड में, हाँ अमेरिका में। तो पांचों कम से कम ये पांच देश याद रखना है और जूरिस्प्रूडेंस भी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। इसके बाद पांचों स्कूलों का फादर पूछा जाता है, प्रवर्तक या पिता या जन्मदाता। तो वो भी भाई तैयार रखिए। प्राकृतिक के आपका हेराक्लिस्ट, आपका इसके बाद आपका ऐतिहासिक के सेवनी, आपका विश्लेषणात्मक के ऑस्टिन, और आपका समाजशास्त्री के रूडोल्फ वान इहरिंग, और यथार्थवादी के जस्टिस होम्स। ये हर हाल में आपको ये बातें याद होनी चाहिए। यानी कि इधर आपका किस देश में जन्म लिया, जूरिस्प्रूडेंस से लेकर ये छह बातें, और पांच स्कूलों का कौन पिता है, ये एकदम तैयार करके जाइए। दोबारा दोहरा भी रहा हूँ मैं। और आगे अभी जब पांचों स्कूल चलेंगे आपका, कल से शुरू हो जाएगा एक स्कूल, क्योंकि आज पर प्रयास किया जाए कि परिभाषाएं निपट जाए। तो आपका कल से एक एक स्कूल आपका चलना है, और उसमें कौन कौन विद्वान है और क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको समझाना है। देखिए आपका तो जूरिस्प्रूडेंस का मैंने शुरुआत चूंकि रोम में हुई विधशास्त्र की अध्ययन की, अतः जो विद्वान आएंगे पहले वह फिलासफर होंगे, दार्शनिक होंगे। और सबसे पहले आप जानते हैं कि विधि कल्पना पर ही आधारित थी, ये भगवान वो भगवान। तो जो जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा दी जाएगी शुरुआती दौर में, वह परिभाषा आपका कह सकते हैं कि बैठिए हो, वह परिभाषा भगवान से जरूर अटैच रहेगी। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है वह आपका अल्पियन ने दी है। तो अल्पियन का दो तीन एंगल से क्वेश्चन बनता है। पहला एंगल से क्वेश्चन बनता है कि अल्पियन किस देश के थे, तो आपका रोम के थे। दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है कि डाइजेस्ट नामक किताब किसने लिखी, तो अल्पियन ने। और इनकी परिभाषा भी जे में बनी है। जो परिभाषा बनी है, या तो एक बार आपका जो जे में इनकी परिभाषा बनी है वह तोड़कर बनी है। तोड़कर मतलब कि आधा, यानी कि किसने ये कहा कि विधशास्त्र जस्ट एंड अनजस्ट, यानी कि उचित और अनुचित का विज्ञान है।
तो अगर इतना ही शब्द पूछ ले तो भाई घबराना नहीं है। आपका आधा शब्द पूछे तब ये आधा शब्द एक बार पूछा गया है, तो आधा शब्द भी पूछे तो घबराना नहीं है। किसको मारना है? अल्पियन का। तो देखिए अल्पियन की फिर हम परिभाषा आपका बताते हैं। इन्होंने क्या कहा कि वित्तशास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान यानी कि ह्यूमन बातों का भी ज्ञान कराता है और डिवाइन बातों का भी ज्ञान कराता है, और उचित एवं अनुचित का यानी कि जस्ट एंड अनजस्ट का यानी कि न्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण का, सही एवं गलत का साइंस है यानी कि विज्ञान है। इसको हम समझाए थे, फिर हम बता रहे हैं इसको। यानी कि विधि शास्त्र के तहत मानवीय समव्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। मानव आपस में कैसे व्यवहार करेंगे, उनके माने कंडक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये भी विधि शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तथा ईश्वरीय बातों का भी विधि शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक विधि शास्त्री विधि शास्त्र का अध्ययन जब करता है तो वह डिवाइन लॉ यानी कि भगवान द्वारा बनाए गए कानूनों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति विधि शास्त्र पढ़ता है वह उचित और अनुचित में विभेद करने की उसकी क्या होती है? क्षमता बढ़ती है। यानी कि समाज में कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है, ये कहाँ से डिसाइड होता है? विधि शास्त्र के अध्ययन से। इनकी जो परिभाषा है प्राचीन भारतीय जो दर्शन है उनसे मिलती जुलती है। अब दूसरी परिभाषा आइए, ये भी रोम के ही विद्वान थे, सिसरो। इनकी भी परिभाषा आपका पूछी जा चुकी है जे में, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है आपका कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यानी कि आपका जो जुरिस्प्रूडेंस है वह विधि के ज्ञान का यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ का आपका दार्शनिक पक्ष है। इसका मतलब समझिए, सिसरो भी रोम के ही थे और ये कोटेशन पिछली बार आपका बना है कि ये परिभाषा किसने दी। तो जैसे ही आपका आए कि विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष किसने कहा है तो आप सिसरो मारेंगे। अब इन देखिए जो शुरुआती दौर में जितने विद्वान आएंगे, एक लाइन याद रखिए, वह साइंस को यानी कि विज्ञान को दर्शन ही मानेंगे। और जितने शुरुआती दौर में विद्वान आए तो यहाँ दर्शन का मतलब एक तरह से साइंस या विज्ञान हुआ। अर्थात इसका मतलब सिसरो ये बताते हैं कि कानून आपका जैसे विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यानी कि कानून का अध्ययन आपका आपका जुरिस्प्रूडेंस करता है। और चूंकि दर्शन का मतलब यहाँ विज्ञान से उठाया जाता है तो विज्ञान का मतलब ये हुआ कि क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि जो शास्त्र विधि के ज्ञान का सिस्टमेटिक स्टडी करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, उसी को जुरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र कहेंगे। ये सिसरो लिखवा गया था कि नहीं? लिखते रहे भाई। अगला देखिए, अब अगली जो परिभाषाएं अब चलेंगी ये तो आपकी जो परिभाषाएं थी दार्शनिक थी या आदर्शवादी थी या फिलॉसफी वाली। अब जो परिभाषाएं चलेगी वह एनालिटिकल विचारधारा वालों की चलेगी, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा। तो आप लिखना चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं एनालिटिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा वालों के अनुसार हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हम करवा दे रहे हैं सबका। समाजशास्त्री अलग, ऐतिहासिक अलग, यानी कि सभी विचारधाराओं को अलग अलग करवा के परिभाषा दे रहे हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक इधर से भी बनने का पूरा चांस रहता है और लगभग हर एक क्वेश्चन जो इधर बताया जाएगा आप जाकर साल पेपर में देखिए बन ही चुका है। पहली परिभाषा आपका जॉन ऑस्टिन की देखी जाए
और जॉन ऑस्टिन कहते क्या हैं, पहले समझिए, उसके बाद आपका लिखवा जाएगा। सबसे पहले भाई समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जो परिभाषाएं आपका दी गई है उसको समझना भी है। देखिए, जो भी विद्वान आए तो थोड़ा बहुत आप अगर उसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं स्पेशल, तो आपका कर्तव्य है कि उन विशेषताओं को याद रखते रहिए। कई बार अभी ऑस्टिन आएंगे, कल भी मैं बताया था। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के विधिशास्त्र के पिता माने जाते हैं, यानी कि आपका इंग्लिश विधि के, आपका जूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है जे में, तो जॉन ऑस्टिन मारेंगे। इसके बाद एनालिटिकल स्कूल यानी कि प्रमाणवादी विचारधारा या विश्लेषणात्मकवादी विचारधारा के फादर कौन है, ये भी ऑस्टिन ही माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्टिन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, तो बताया गया था कि जर्मी बेंथम से। ऑस्टिन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो मुख्य रूप से दिया लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है। विधि का नेचर कैसा होता है ये भी पूछा गया है। 3 क्वेश्चन मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ। विधि की परिभाषा, ऑस्टिन की जो परिभाषा है किससे प्रेरित है, तो याद करके जाइए ब्लैक स्टोन से। संप्रभुता किससे प्रेरित है, हाब्स से। और समादेश किससे प्रेरित है, जर्मी बेंथम। ये क्वेश्चन बन चुका है। फिर नकारात्मक सकारात्मक क्वेश्चन बना है। चाहे विधि दे, चाहे संप्रभुता या सॉवरेंटी दे, या कमांड या समादेश दे, तीनों का नेचर आपका निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव। निगेटिव मतलब कि ये कार्य न करिए, और पॉजिटिव मतलब ये कार्य करिए। तो आगे हम डिटेल में बताएंगे भाई। आपका जब इनका सिद्धांत आएगा तो वहाँ तीनों शब्दों को आपका और डिटेल में बताया जाएगा कि विधि क्या है, आपका संप्रभु कौन कहा जाएगा, और समादेश क्या है। इसको 1 घंटा कम से कम आपका लेक्चर में लगेगा। लेकिन आपका जो जॉन ऑस्टिन है, फिर एक बार आइए, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 वर्गों में बांटा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एक जनरल यानी कि सामान्य, और दूसरा स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। सामान्य विधि शास्त्र का मतलब कि विधि के कुछ ऐसे नियम होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, लगभग सभी देशों में वो पाए जाते हैं। तो इनका अध्ययन सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जैसे रेह जुडिकेटा हो गया, स्टापेल हो गया इत्यादि। ये केवल भारत में नहीं है। या डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा न दी जाए, ये केवल भारत में ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि लगभग पूरे विश्व में ये सिद्धांत है। तो ये कैसे जूरिस्प्रूडेंस में इसका मने स्टडी किया जाता है, जनरल या सामान्य। दूसरा ये बताते हैं कि एक विधिशास्त्र आपका होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट विधिशास्त्र। विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि जो विधि के नियम हैं वह किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष राज्य में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में नहीं। जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में आपका हिंदू लॉ का 7 स्टेप देख सकते हैं, सप्तपदी देख सकते हैं। ये पूरे विश्व में नहीं पाया जाता, बल्कि ज़्यादातर ये भारत में ही पाया जाता है। तो ये किस जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन के अनुसार आएगा, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। यानी कि जो नियम किसी पर्टिकुलर समुदाय या वर्ग या देश में प्रचलित हो, उन्हें हम विशिष्ट विधिशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं, और जो पूरे विश्व में प्रचलित हो उसे क्या कहेंगे, सामान्य। इसको एविडेंस से भी आप जोड़ सकते हैं। सेक्शन 14 से आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है
या जो मन की दशा है, तो जो मन की दशा होनी चाहिए वो सामान्य न होकर क्या होनी चाहिए, विशिष्ट। जैसे उदाहरण के रूप में एक के पास 50 कुत्ते हैं, 50 काटते रहते हैं लोगों को, ये सामान्य मन की दशा है और ये साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि ये यानी कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये उचित नहीं है साक्ष्य में, ये सुसंगत नहीं है। लेकिन कुत्ता नंबर 1 बी को काटा, उसने शिकायत की, सी को काटा, उसने शिकायत की, तो ये सामान्य नहीं है बल्कि ये क्या है, विशिष्ट। अगला देखिए आपका जॉन ऑस्टिन के बारे में जब भी जो विद्वान पढ़िए थोड़ा बहुत उसका आप जो बैकअप है आपका एक बार हम बताते रहेंगे, ताकि जूरिस्प्रूडेंस में रिवीजन जरूरी है और बार बार सुनना पड़ेगा आपको ताकि याद हो बातें, क्योंकि सबसे कठिन सब्जेक्ट चल रहा है। कई लोग पढ़ते उड़ते नहीं हैं, यानी कि कई लोग समझ में न आने के कारण क्या करते हैं, आपका छोड़ देते हैं। लेकिन कंपटीशन में अगर देना है तो समझना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। यानी कि बाध्यकारी है समझना, इंटरव्यू में जाएंगे वहां भी आपका पूछा जाता है। तो एक एक छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं, जिसको न समझ में आए एक बार इशारा करे दोबारा बताया जाएगा। वैसे मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ बताते समय, लेकिन फिर भी ना आए तो भाई दोबारा बताने के लिए हम तैयार हैं। एक बार आप केवल इशारा कर दीजिए। तो देखिए क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस यानी कि जॉन ऑस्टिन विधि शास्त्र की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वह विध्यात्मक विधि माने पॉजिटिव ला मतलब सकारात्मक विधि, सकारात्मक मतलब आज्ञापक विधि का दर्शन है। यानी कि जॉन ऑस्टिन भले ही कल्पना पर विश्वास न कर रहे हो, लेकिन मैं फिर बता दूं कि जो भी शुरुआती दौर में परिभाषाएं विधि शास्त्र की दी गई हैं, आपका दर्शन का यूज किया गया है। और दर्शन का मतलब ही होता है, यहाँ इन लोगों का आशय यह है कि साइंस या वहाँ विज्ञान का प्रयोग किया जाए। यानी कि आपका जर्मी बेंथम और ऑस्टिन इत्यादि के समय तक विज्ञान को दर्शन ही माना जाता था, और जहाँ विज्ञान शब्द का यूज होना चाहिए वहाँ फिलॉसफी या दर्शन का यूज होता था। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वह पॉजिटिव लॉ का दर्शन है, यानी कि विध्यात्मक विधि या सकारात्मक विधि कहिए, आज्ञापक विधि कहिए, जो भी कहिए, इसका दर्शन है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में केवल और केवल हम पॉजिटिव लॉ का अध्ययन करते हैं, और वह भी क्रमबद्ध अध्ययन। तो अब समस्या आपके सामने ये आई कि आखिर पॉजिटिव लॉ या सकारात्मक विधि या विध्यात्मक विधि कहिए या आज्ञापक कहिए, ये क्या है। तो आप सतर्क होकर इसको समझिए, पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं। तो ऑस्टिन कहते हैं कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक आपका सुपीरियर यानी कि जिसे हम प्रवर कहते हैं, और एक आपका सबऑर्डिनेट यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, अवर। प्रवर द्वारा अवर के मार्गदर्शन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वही नियम ही लॉ कहलाते हैं। और इसी को आपका जो ऑस्टिन महोदय हैं पॉजिटिव लॉ कहते हैं, यानी कि सकारात्मक विधि। फिर एक बार आइए, सकारात्मक विधि का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या हुआ। तो जॉन ऑस्टिन के अनुसार किसी समाज में दो वर्ग होता है, एक प्रवर और दूसरा अवर। इसी पर ये हमेशा चर्चा करेंगे। प्रवर को हम सावरेन या संप्रभु कहेंगे। प्रवर भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं
और मतलब आम जनता, ये भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के आचरण के लिए कुछ नियम बनाता है और उन्हीं नियमों को ही पॉजिटिव लॉ कहते हैं, सकारात्मक विधि कहते हैं। और जूरिस्प्रूडेंस में केवल और केवल किसका अध्ययन किया जाता है? जो संप्रभु ने अपने अधीनस्थों के लिए क्या बनाया है? आचरण के नियम। अब समस्या ये आई कि आपका इंटरनेशनल लॉ पर भी ये अटैक करते हैं, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब पढ़ाया जाएगा वहां से भी आपको कवर करना है। ये इंटरनेशनल लॉ को ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में तो कोई संप्रभु ही नहीं है, अतः अंतर्राष्ट्रीय जो विधि हैं पॉजिटिव मोरालिटी हैं, यानी कि सकारात्मक नैतिकता है। और ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने से पूरी तरह इनकार करते हैं, क्योंकि ऑस्टिन के अनुसार हर हाल में एक सॉवरेन या प्रवर होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय विधि में तो क्योंकि राज्यों का संगठन है अंतर्राष्ट्रीय विधि और सभी राज्य संप्रभु हैं, इसलिए कोई वहाँ प्रवर नहीं है। प्रवर का अभाव है। आप देख सकते हैं कि युद्ध हो रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि सभी देश चूंकि संप्रभु हैं तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक नहीं पा रहा है। यहीं अगर कोई प्रवर रहता, कोई अवर रहता, तो जो प्रवर आदेश देता वह अवर क्या करता? मानता। लेकिन सभी देश क्या हैं? सॉवरेन हैं। ये हम नहीं बता रहे, ये कौन बता रहा है? ऑस्टिन। तो किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को पॉजिटिव मोरालिटी केवल कहा है? अंतर्राष्ट्रीय माने सकारात्मक नैतिकता कहा है तो जॉन ऑस्टिन ने कहा है। सकारात्मक नैतिकता का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति केवल अपना नैतिक कर्तव्य समझकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानता है, माने राज्य मानते हैं, अन्यथा वो चाहे माने या न माने। और कहाँ रूस मान ही रहा है, इतना प्रस्ताव पास हो रहा है, लेकिन आपका वीटो लगा दे रहा है सुरक्षा परिषद में। और फिर आपका माने संयुक्त राष्ट्र की महासभा भी कई प्रस्ताव पास की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन रूस के ऊपर कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? नहीं पड़ रहा है। तो आपका अगर ये अगला देखिए, जहाँ तक ऑस्टिन की बात है, इन्होंने आपका कह सकते हैं कि विधिशास्त्र को दो वर्गों में बांटा, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। तो ये हम बता चुके हैं, इसको लिखिए भाई तब आगे बढ़ा जाए इसको। परिभाषा लिखते रह एक समझाते रह जाए, लिखवाते भी रह जाए। लिखिए, जॉन ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। विधि शास्त्र, बात ना करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? विध्यात्मक, विध्यात्मक, इसको विध्यात्मक विधि, इसको थोड़ा हिंदी में लिख लीजिएगा सकारात्मक विधि, या इंग्लिश में पॉजिटिव लॉ कहते हैं। सकारात्मक विधि का दर्शन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने विधि शास्त्र को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने विधि शास्त्र को दो वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए सामान्य विधि शास्त्र और सेकंड विशिष्ट विधि शास्त्र। फर्स्ट में लिखिए सामान्य विधि शास्त्र और सेकंड में विशिष्ट विधि शास्त्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अभी ऑस्टिन में ही। ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार विध्यात्मक विधि यानी कि पॉजिटिव लॉ, ऑस्टिन के अनुसार विध्यात्मक विधि
मानव के बाह्य व्यवहारों से, मानव के बाह्य व्यवहारों से संबंधित ऐसे सामान्य नियम हैं, मानव के बाह्य व्यवहारों से संबंधित ऐसे सामान्य नियम हैं, कामा दीजिए, जो संप्रभु राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा, जो संप्रभु राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं, प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। वही तो हमने बताया कि भाई प्रवर आदेश देगा और मानने के लिए क्या होगा, बाउंड होगा। किसके द्वारा ये आदेश लागू किया जाएगा, प्रवर द्वारा। अगला लिखिए आपका परिभाषा हालैंड के अनुसार, ये अगला विद्वान लिखिए हालैंड, हालैंड के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं। देखिए हालैंड भी आपका माने ऑस्टिन जैसी ही परिभाषा देंगे, थोड़ा बहुत बस सुधार करेंगे। और आपका क्योंकि विश्लेषणात्मक विचारधारा से ये भी जुड़े हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये क्या कहते हैं, देखिए आपका हालैंड विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। यानी कि जो जुरिस्प्रूडेंस है यानी कि विधि शास्त्र है वह विध्यात्मक विधि का, विध्यात्मक मतलब पॉजिटिव लॉ का, फॉर्मल साइंस है यानी कि प्रारूपिक विज्ञान है। देखिए प्रारूपिक जो ये शब्द हैं ये बार बार कंपटीशन में इसका आपका बदल रहा है शब्द, इसको 2-3 और शब्द लिखिए प्रारूपिक के नीचे। नहीं अभी देखिए पहले समझिए उसके बाद लिखवा जाए, भाई पहले समझ लीजिए। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। जहाँ तक प्रारूपिक की बात है आप यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब यहाँ आपको दो शब्द पर गौर करना है कि पहले तो पॉजिटिव लॉ क्या होता है और उसी पॉजिटिव लॉ का आपका जो औपचारिक रूप है माने प्रारूपिक को औपचारिक भी कहते हैं। एक बार जो जे में पूछा है औपचारिक की जगह रचनात्मक दिया है कि किसने कहा कि विधि शास्त्र विधि का रचनात्मक विज्ञान है, तो चाहे औपचारिक दे, चाहे प्रारूपिक दे, चाहे रचनात्मक दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी का मतलब हुआ फॉर्मल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका हालैंड के अनुसार ये इनका मतलब हुआ कि जो जुरिस्प्रूडेंस में जिस बात का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टिन के अनुसार ये बताते हैं कि ऑस्टिन जैसे कहता है कि पॉजिटिव लॉ का ही अध्ययन किया जाता है, तो ये भी उसके विरोधी नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिव लॉ का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव लॉ के प्रारूपिक माने बातों का यानी कि मुख्य मुख्य सिद्धांतों का, यानी कि जो समादेश हैं उसमें जो मुख्य मुख्य समादेश हैं, जो औपचारिक समादेश हैं या जो फॉर्मल आपका समादेश हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, सभी समादेशों का नहीं। इन्होंने ऑस्टिन का जो बंटवारा ऑस्टिन ने किया है विधि शास्त्र को दो वर्गों में, आपका सामान्य और विशिष्ट, तो ऑस्टिन के इस बंटवारे का आपका हालैंड महोदय ने आपका विरोध किया और कहा कि ये बंटवारा सही नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, फिर एक बार देखिए
कि किसने ऑस्टिन के सामान्य एवं विशिष्ट विधिशास्त्र विधिशास्त्र की दो वर्गों में बंटवारे या विभाजन का विरोध किया, तो दिया हॉलैंड दे देगा, फिर सामंड दे देगा, फिर दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों मार कर आएंगे, क्योंकि अभी हम सामंड का बताएंगे और सामंड महोदय भी ऑस्टिन के इस बंटवारे का क्या करते हैं, विरोध। कहते हैं कि ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। इसको लिखिए, हॉलैंड के अनुसार लिखिए भाई। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का, यानी कि पॉजिटिव लॉ का, विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक माने फॉर्मल, इसको लिख लीजिएगा रचनात्मक, पोस्ट में थोड़ा लिख लीजिएगा, तो प्रारूपिक के आगे पोस्ट में लिख लीजिएगा रचनात्मक या औपचारिक, इंग्लिश में फॉर्मल कहा जाता है। एक बार रचनात्मक पूछा, थोड़ा सतर्क रहिएगा। रचनात्मक या औपचारिक विज्ञान है, विज्ञान है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन्होंने जॉन ऑस्टिन द्वारा, इन्होंने जॉन ऑस्टिन द्वारा विधिशास्त्र को विधिशास्त्र को सामान्य एवं विशिष्ट में विभाजित करने, सामान्य एवं विशिष्ट में विभाजित करने की आलोचना की, आलोचना की। इन्होंने ऑस्टिन के विधिशास्त्र को सामान्य एवं विशिष्ट विधिशास्त्र में बंटवारे की आलोचना की। आलोचक भी इस समय पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए इसी में अभी, हॉलैंड की आलोचना, हॉलैंड की आलोचना प्रोफेसर चिपमैन ग्रे, प्रोफेसर चिपमैन ग्रे, कामा दीजिए बकलैंड, बकलैंड विद्वान है, तथा जैंक्स द्वारा की गई हैं। जैंक्स, जैंक्स, जैंक्स बिंदु रहेगा भाई, जय पर, जैंक्स द्वारा की गई हैं। हो सकता है पूछ ले। इसके बाद आ जाइए, जो विद्वान हैं उनको देखा जाए आपका सामंड की परिभाषा, जैंक्स हैं। देखिए आपका सामंड की परिभाषा देखिए, सामंड महोदय क्या कहते हैं और किस विधिशास्त्र को ये मान्यता देते हैं। दो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ। सामंड की भी परिभाषा आपका जे में आ चुकी है। सामंड भी ऑस्टिन की आलोचना करेंगे, और जो ऑस्टिन ने दो भागों में बंटवारा किया जूरिस्प्रूडेंस का, वो कहेंगे कि ये बंटवारा सही नहीं है, और आपका जूरिस्प्रूडेंस में केवल और केवल विशिष्ट विधिशास्त्र आता है, यानी कि किसी वर्ग या समुदाय या किसी एक देश में प्रचलित कानून ही, कानूनों का ही इसके तहत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विश्व के प्रत्येक देश का कानून इनके अनुसार अलग अलग होता है। जबकि ऑस्टिन मानते थे कि कई कानून ऐसे हैं जो पूरे विश्व में एक समान है। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाए, यानी कि कानून के कुछ ऐसे नियम हैं जो पूरे विश्व में समान हैं, पाए जाते हैं, और विशिष्ट कहा जाए तो किसी पर्टिकुलर क्लास में या वर्ग में या जाति में
या किसी एक देश में अगर वह नियम लागू हो, पूरे देश में नहीं, तो उसका अध्ययन किस जूरिस्प्रूडेंस के तहत किया जाता है? आपका विशिष्ट। ये कंसेप्ट याद रखें, क्योंकि आगे ये लोग हालैंड ने भी आलोचना की और सामंड भी आपका किसकी आलोचना करेंगे? आपका ऑस्टिन की। और इनकी परिभाषा देखिए क्या है। इनकी परिभाषा देखी जाए, सामंड ये कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि जो विधि शास्त्र हैं, वह नागरिक विधि के, नागरिक विधि मतलब सिविल लॉ के प्रथम सिद्धांतों का, यानी कि आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है या प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। तो अगर हम सामंड की परिभाषा को देखें, तो सामंड की परिभाषा में दो तीन बातें निकलती हैं। एक तो आपका विधि क्या है, इस पर सामंड का विचार देखना है। दूसरा शब्द आया नागरिक विधि। नागरिक विधि मतलब सिविल लॉ, दीवानी विधि जिसे कहा जाता है। यानी कि दूसरा आपका क्या हमें देखना है? सिविल लॉ। सिविल लॉ को ही हिंदी में क्या कहते हैं? और नागरिक माने जूरिस्प्रूडेंस में ये जो सिविल लॉ है या नागरिक लॉ है, इनके किन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल का, यानी कि किन सिद्धांतों का? प्रथम सिद्धांतों का। अब समस्या ये आई, एक एक करके आपको देखना है। विधि क्या है सामंड के अनुसार? नागरिक विधि क्या होती है? और आपका जो नागरिक विधि के कैसे प्रिंसिपल हैं, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट, उन्हीं का अध्ययन ही जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है, नागरिक विधि के सेकंड प्रिंसिपल का नहीं। तो प्रथम प्रिंसिपल क्या होता है? नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत क्या होता है? द्वितीय सिद्धांत किसे कहेंगे? ये एक एक करके देखना है। यानी कि जब भी आप सामंड को पढ़िए, तो इनकी परिभाषा को तीन वर्गों में बांट दीजिएगा। इनके लॉ के बारे में विचार क्या है, नागरिक विधि के बारे में विचार क्या है, और जो सिविल लॉ का आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, प्रथम सिद्धांत होता है, तो प्रथम सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, और इन्हीं प्रथम सिद्धांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है इनके अनुसार? जूरिस्प्रूडेंस में। अब एक एक करके देखिए आपका इसको लिखवाएंगे, पहले समझिए तीनों शब्द। सामंड के अनुसार आपका विधि क्या है? तो सामंड ये कहते हैं कि विधि राज्य द्वारा बनाई जाती है, राज्य द्वारा वह मान्यता प्राप्त होती है और राज्य द्वारा लागू कराई जाती है न्यायालयों के माध्यम से। तो अब भारत में जोड़ लीजिए, अगर भारत की संसद ने कोई कानून बनाया है, तो हम कहेंगे कि वह कानून राज्य द्वारा क्या है? मान्यता प्राप्त है। और राज्य इन कानूनों का को लागू कराता है, तो किसके माध्यम से लागू कराता है? यानी कि आपका न्यायपालिका के माध्यम से। न्यायपालिका ऐसे कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपराधिक मामला है तो दंडित करती है, और सिविल मामला है तो मुआवजा देने का आदेश देती है। तो विधि क्या है? तो सामंड के अनुसार विधि आपका राज्य बनाता है, वहीं विधि को मान्यता देता है और वहीं प्रवर्तित कराता है। लेकिन प्रवर्तित कराने का जो माध्यम है राज्य का, सामंड के अनुसार किसके माध्यम से प्रवर्तित कराता है? यानी कि विधि का वायलेशन करने वाले व्यक्ति को कौन दंडित करते हैं? तो राज्य नहीं, राज्य ने इसके लिए क्या नियुक्त कर रखा है? न्यायालय। तो जितने न्यायालय हैं, ये सभी न्यायालय राज्य के अंग हैं, क्योंकि सरकार के, मैं संविधान में भी कल बताया था कि सरकार के तीन अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो ये राज्य के ही क्या है? न्यायपालिका अंग है,
जो किस कार्य को संपादित करती है, न्यायिक। ये विधि की परिभाषा हम नहीं दे रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं, सामंत। दूसरा देखिए, दूसरा इनका ये आया कि नागरिक विधि क्या है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इसको जब आप समझिए तो वहाँ से हम उठाते हैं ऑस्टिन से। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को दो वर्गों में बांटा, एक सामान्य विधिशास्त्र और दूसरा विशिष्ट। फिर एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ से बनाइए। सामान्य विधिशास्त्र के तहत उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जो लगभग पूरे विश्व में पाए जाते हैं और समान होते हैं। जैसे मैं उदाहरण एक दो बताया था कि रेस जुडिकेटा या प्रांग न्याय हो गया, स्टापेल या विबंध हो गया, या किसी भी अपराध के अभियुक्त को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित न किया जाए। ये केवल भारत में लागू नहीं है, लगभग ये सब नियम कहाँ लागू है, पूरे विश्व में। तो इनका जब अध्ययन किया जाएगा तो वह जूरिस्प्रूडेंस क्या कहलाएगा, सामान्य। और किसी एक पर्टिकुलर एक देश में जो कानून होता है, जब हम उनका अध्ययन करेंगे तो उन्हें हम कहते हैं स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि विशिष्ट। तो फिर ऑस्टिन ने बंटवारा किया, लेकिन हॉलैंड ने भी इस बंटवारे की आलोचना की और अब सामंत भी आलोचना करेंगे। सामंत ऑस्टिन के बंटवारे की आलोचना करते हैं और ये बता देते हैं कि ये बंटवारा उचित नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस सामान्य नहीं होता, केवल विशिष्ट होता है। यानी कि एक विधि, एक माने जो विधि का नियम है वह किसी पर्टिकुलर देश में लागू होता है, वे नियम दूसरे देशों के लिए अप्लाई नहीं होते। अतः सामंत किस विधिशास्त्र को प्रश्रय देते हैं, सामान्य विधिशास्त्र को कि विशिष्ट को, विशिष्ट को। यह भी याद रखिए, पूछा जा चुका है, किस विधिशास्त्र को, विशिष्ट को। अब सिविल लॉ क्या हुआ, इसी पर आइए। सामंत के अनुसार जो नागरिक विधि है, जो सिविल लॉ है, तो किसी पर्टिकुलर देश में जो कानून पाए जाते हैं उन्हीं को ये सिविल लॉ कहते हैं, अर्थात नागरिक विधि। कुछ आपका जो कानून पाए जाते हैं वह विश्व स्तर पर पाए जाते हैं, उनको सिविल लॉ नहीं कहते, उनको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। लेकिन केवल किसी पर्टिकुलर देश में जो कानून पाया जाए उस कानून को हम क्या कहेंगे, आपका विशिष्ट लॉ, या उसी को नागरिक विधि कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नागरिक विधि क्या है, तो एक लाइन में आप बताएंगे कि कानून विधि के ऐसे नियम जो किसी माने देश में पाए जाते हैं, पूरे संसार में नहीं पाए जाते, उसी को सामंत महोदय नागरिक लॉ या सिविल लॉ कहते हैं। और सामंत के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस में केवल और केवल किसका अध्ययन किया जाता है, नागरिक लॉ का, यानी कि एक देश में पाए जाने वाले विधि के नियमों का। पुनः तीसरा शब्द इनका देखिए। तीसरा शब्द ये बताते हैं कि जो सिविल लॉ है, नागरिक विधि है, इसके सभी नियमों का आपका जूरिस्प्रूडेंस में आपका अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि केवल किन नियमों का किया जाता है, किन नियमों का, प्रथम या फर्स्ट। अब आइए, अब समस्या ये है कि आखिर जो प्रथम सिद्धांत है या प्रथम सिद्धांत और द्वितीय सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझने का प्रयास करिए। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि किसी देश के कानून में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को ही आपका नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत कहते हैं।
यानी कि किसी जैसे भारत है, भारत में आपका संविधान हम ले सकते हैं। संविधान एक अच्छा उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है ये महत्वपूर्ण है और जूरिस्प्रूडेंस में इसी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आपका सिविल लॉ में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अन्य विधियां जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस हुआ, आपका सामंड के अनुसार ये प्रथम सिद्धांत न होकर नागरिक विधि के कैसे सिद्धांत हैं, द्वितीयक। अतः इनका अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में नहीं किया जाता। यानी कि किसी देश का जो मूल कानून है या जो महत्वपूर्ण कानून है, जो आपका क्रोड वाला कानून है, जूरिस्प्रूडेंस में केवल और केवल उनका ही अध्ययन किया जाता है। ये हम नहीं बता रहे हैं अपने मन से, ये कौन बता रहे हैं? सामंड महोदय। इसको लिखिए तब आगे। हाँ, चलिए लिखते समय लिखवा देंगे। लिखिए सामंड के अनुसार, हाँ प्रथम सिद्धांत आ जाएगा। लिखिए इसको भाई। विधि शास्त्र नागरिक विधि के माने सिविल लॉ के, विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामंड ने विधि के बारे में यह कहा कि, तीनों को एक एक लाइन लिखना पड़ेगा। सामंड ने विधि के बारे में यह कहा कि, कामा देकर लिखिएगा फिर, विधि सिद्धांतों का ऐसा समूह है, विधि सिद्धांतों का ऐसा समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है, जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में लागू करता है, जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रशासन में लागू करता है। माने न्यायालय उसे क्या करते हैं? इन्फोर्स कराते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामंड के अनुसार नागरिक विधि का तात्पर्य सामंड के अनुसार नागरिक विधि का तात्पर्य एक देश विशेष की विधि से है, एक देश विशेष की विधि से है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रथम सिद्धांत का तात्पर्य, प्रथम सिद्धांत का तात्पर्य किसी विशेष विधिक प्रणाली में किसी विशेष विधिक प्रणाली में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांत से हैं, पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सिद्धांत से हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने ऑस्टिन तथा हॉलैंड की आलोचना की, इन्होंने ऑस्टिन तथा हॉलैंड की आलोचना की
तथा यह कहा कि विधि शास्त्र के तहत केवल विशिष्ट विधि शास्त्र आता है। विधि शास्त्र के तहत केवल विशिष्ट विधि शास्त्र आता है। सामान्य विधि शास्त्र नहीं आता। सामान्य विधि शास्त्र नहीं आता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा। इन्होंने विधि शास्त्र को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट लिखिए व्याख्यात्मक माने सिस्टमेटिक, प्रणालीबद्ध भी कहा जाता है। फर्स्ट है व्याख्यात्मक। सेकंड है विधिक इतिहास। फर्स्ट व्याख्यात्मक विधि, सेकंड आपका विधिक इतिहास, और थर्ड में लिखिए विधायन का विज्ञान। विधायन का विज्ञान। अगली परिभाषा आप समझिए। अगली परिभाषा देखा जाए अगली परिभाषा जो विद्वान आते हैं वह चिपमैन ग्रे आएंगे, यानी कि चिपमैन ग्रे, इनका भी कोटेशन बनता है। आपको एक सिद्धांत भी यहाँ याद रखना है। कभी काल ऐसा कोटेशन बनता है जो किताबों में नहीं मिलता। तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि यह कोटेशन न्यायाधीशों पर ज़्यादा विश्वास करता है और न्यायाधीशों पर बल देता है और आपको समझ में 4 विद्वानों में से न कोई आए, तो आप चिपमैन ग्रे को मार सकते हैं, क्योंकि 99% ये संभावना रहेगी 99 कि यह वाक्य किसने दिया होगा, चिपमैन ग्रे। ये खुद एक न्यायाधीश थे। ये आपका पानी वानी पी लीजिए, या कोई दवा वहाँ तो भाई खा लीजिए लगातार क्योंकि मौसम थोड़ा खराब चल रहा है ना। देखिए आपका ये चिपमैन ग्रे आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क लीजिएगा जो आपका अभी से सलाह दी जा रही है। यानी कि अगर ये आए कि जो न्यायालय हैं वह अपने निर्णयों के माध्यम से कानून को व्यक्त करते हैं इत्यादि, तो चिपमैन ग्रे पर आप माने कह सकते हैं कि रिस्क ले सकते हैं। तो चिपमैन ग्रे क्योंकि एक जज थे, अतः न्यायालयों पर क्या विश्वास करेंगे, ज़्यादा। तो देखिए इनकी जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा क्या है। विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था एवं उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों के विधि का विज्ञान है। यानी कि प्रोफेसर चिपमैन ग्रे ये कहते हैं कि आपका कि न्यायालय अपने सुनवाई के दौरान, निर्णय के दौरान आपका जिन नियमों का आपका अभिकथन करते हैं, क्रमबद्ध जो, यानी कि न्यायालय में सुनवाई के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, आपका जूरिस्प्रूडेंस में आपका उन नियमों का अध्ययन किया जाता है, और केवल उन नियमों का ही नहीं जो न्यायालय अनुसरण करते हैं, बल्कि उन नियमों में जो प्रिंसिपल समाहित हैं, जो सिद्धांत समाहित हैं, उनका भी आपका और उनका सिस्टमेटिक अध्ययन किसमें किया जाता है, जूरिस्प्रूडेंस में। अब इसकी पूरी परिभाषा इनकी देखिए
न्यायालय जब अपनी कार्यवाही करते हैं, यानी कि न्यायालय जब किसी विषय पर सुनवाई करते हैं, तो जिन नियमों का अनुसरण वो करते हैं, जिन नियमों का वो सुनवाई में पालन करते हैं, उन नियमों का ही अध्ययन किसमें किया जाता है? जूरिस्प्रूडेंस। तो क्या केवल उन नियमों का अध्ययन किया जाता है कि उन नियमों में जो प्रिंसिपल या सिद्धांत समाहित हैं उनका भी किया जाता है? तो चिपमैन ग्रे के अनुसार उन नियमों में समाहित सिद्धांतों का भी आपका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। और ये किस में किया जाता है? जूरिस्प्रूडेंस में। कम से कम एक दो उदाहरण भारत में देखा जाए, एक नियम देखा जाए और दूसरा उस नियम में आपका जो सिद्धांत प्रतिपादित है वह देखा जाए। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद हम 13 उठा रहे हैं यानी कि संविधान का अनुच्छेद आपका हम 13 उठा रहे हैं। 13 में नियम क्या है कि 13(1) और 13 के क्लास 2 में दोनों में नियम ये हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा या अगर पहले से राज्य ने कोई विधि बना रखी है जो हमारे मूल अधिकारों से असंगत हैं, विपरीत हैं, मूल अधिकारों को कम करती हैं, छीनती हैं, तो वह विधि उस मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। ये आपका कानून में जो बात लिखी गई है, न्यायालय जिसे लागू करते हैं, केवल वो बात हुई। अब चिपमैन ग्रे ये कहते हैं कि इस अनुच्छेद में कौन कौन से प्रिंसिपल समाहित हैं। उन प्रिंसिपलों का केवल यही नहीं, किसी शब्द का, उस कानून में या उस धारा में कौन कौन सिद्धांत समाहित है, उन सिद्धांतों का भी अध्ययन किस में किया जाता है? जूरिस्प्रूडेंस में। तो एक तो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत समाहित है, न्यायिक पुनर्विलोकन। दूसरा सिद्धांत जो समाहित है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। तीसरा समाहित है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लेकिन एक सिद्धांत समाहित नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ वैभियर अभित्याग का सिद्धांत, यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति चाह कर भी अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन आ चुका है जे में, अनुच्छेद 13 में कौन सा सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। भाई अच्छे से तैयार करके जाइएगा, कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता? अभित्याग का। ये और दो लागू होते हैं, पृथक्करणीयता का, ग्रहण का, ये लागू होता है लेकिन एक लागू नहीं होता। तो ये चिपमैन ग्रे ने विधिशास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। एक विशिष्ट विधिशास्त्र, तो बता ही चुका हूँ मैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सामान्य, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। और तीसरा कंपैरेटिव आपका जूरिस्प्रूडेंस। कंपैरेटिव का मतलब कि एक देश के कौन से वह नियम हैं जो दूसरे देशों में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसका जब अध्ययन करेंगे तो वह किस जूरिस्प्रूडेंस में करेंगे? कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। तो इन्होंने कितने भागों में जूरिस्प्रूडेंस को बांटा? 3। कौन कौन? फिर याद रखिए, सामान्य, विशिष्ट, तीसरा कौन? हाँ, तुलनात्मक। लिखिए इसको भाई, आपका लिखिए प्रोफेसर चिपमैन ग्रे के अनुसार। भाई समझना और समझाना मैं बता दूं, जूरिस्प्रूडेंस बहुत टेढ़ी खीर है, आपका देख ही रहे हैं। यानी कि तमाम आपके कानूनों से उदाहरण दिए जाते हैं, बस आपके दिमाग में बैठे, न समझ में आए तो फिर छूट है खुली भाई, कोई रोक टोक नहीं है। एक बार इशारा करिए, फिर 2-4 उदाहरण देकर हम समझाएंगे, क्योंकि उदाहरण की कमी नहीं है। लिखिए इसको, प्रोफेसर चिपमैन ग्रे के अनुसार। लिखिए, विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा
विधि शास्त्र न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन, अनुसरण किए जाने वाले नियमों के अभिकथन तथा क्रमबद्ध व्यवस्था सिस्टमेटिक तथा क्रमबद्ध व्यवस्था एवं उन नियमों में अंतर्निहित एवं उन नियमों में अंतर्निहित सिद्धांतों के विधि का विज्ञान है। उन नियमों में अंतर्निहित माने वेस्टेड कहा जाता है, समाहित अंतर्निहित सिद्धांतों के विधि का विज्ञान है। विधि का विज्ञान माने क्रमबद्ध अध्ययन, विधि का विज्ञान है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने विधि शास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने विधि शास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए विशिष्ट विधि शास्त्र, फर्स्ट लिखिए विशिष्ट विधि शास्त्र, सेकेंड लिखिए सामान्य विधि शास्त्र, सामान्य विधि शास्त्र, और तीसरा लिखिए तुलनात्मक विधि शास्त्र। अगली परिभाषा लिखिए कीटन, कीटन के अनुसार, कीटन लिखिए, इसमें समझाना नहीं है ज्यादा। अगली लिखिए विद्वान अगला भाई, कीटन के अनुसार क में बड़ी के मंत्रा की अट न लिखिए विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन। लिखिए परिभाषा इनकी, विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन, विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था, एवं उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था विधि शास्त्र का विज्ञान है, विधि शास्त्र का विज्ञान है। अगला विद्वान लिखे हैंस केल्सन, फिर इन पर आपका क्वेश्चन बनता है। हाँ, हे आधा न स, हैंस केल्सन मान के चलिए इन पर आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पहले इनकी भूमिका उनका देखा जाए और तब आपका ये इनके आपका विधि के विचार और जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ये क्या कहते हैं ये देखा जाए। देखिए आपका 4-5 लाइन जो बताया जाएगा, ये मान कर चलिए क्वेश्चन आप जाकर देखिएगा, सभी लाइनों से क्वेश्चन बना है। एक बार जाकर आज कम से कम हैंस केल्सन पर जाकर खोजिएगा, 5 लाइन बताई जाएगी और 5 ये क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन कि हैंस केल्सन किस विचारधारा से संबंधित हैं, प्राकृतिक की, विश्लेषणात्मक की, समाजशास्त्री की, ऐतिहासिक। आपका 4 ऑप्शन देगा, विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि एनालिटिकल में हमने 3 भागों में बांटा था लिखवाते समय, एनालिटिकल फर्स्ट, एनालिटिकल सेकंड और एनालिटिकल थर्ड। फिर एक बार याद रखिए, फर्स्ट में मुख्य विद्वान कौन आते हैं, जर्मी बेंथम ऑस्टिन। सेकंड में मुख्य विद्वान कौन है, हैंस केल्सन। और थर्ड में कौन है आपका हार्ट। भाई रटे रहिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, ये सब एकदम याद होना चाहिए, इसमें आपका 1% भी गलती क्षम्य नहीं है। फिर हम बता रहे हैं,
फर्स्ट में आते हैं जर्मी बेंथम और ऑस्टिन, सेकंड में हेंस केल्सन और थर्ड में कौन आते हैं? हार्ट। अब पहला क्वेश्चन आइए आपका, हेंस केल्सन किससे एक कदम आगे माने जाते हैं? जाकर देखिए, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो गुरु से चेला मैं लगातार बता रहा हूँ, एक कदम आगे माना जाएगा। तो हेंस केल्सन के गुरु ऑस्टिन थे, तो ऑस्टिन से एक कदम आगे कौन है? केल्सन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कि एनालिटिकल स्कूल, प्रमाणवादी विचारधारा या आज्ञापक या मैंडेटरी कहिए, किस समय अपने गोल्डन एज में थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी, स्वर्ण युग में थी, सबसे ज़्यादा विकास किस समय हुआ, किस समय ये शिखर पर थी? तो हेंस केल्सन के समय। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन एज पूछे तो क्या मारना है? हेंस केल्सन। तीसरा, वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया में वियना है और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। और वियना विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे पूछे तो आपका हेंस केल्सन। ग्रैंड नॉर्म का सिद्धांत किसने दिया? मूल मानक का सिद्धांत किसने दिया? तो क्या जवाब रहेगा? हेंस केल्सन। विधि मानकीय विज्ञान है, तो जैसे ही नॉर्म आ जाए, ग्रैंड नॉर्म आ जाए, तो आप क्या मारेंगे? हेंस केल्सन। किसने प्योर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने दिया? विधि का शुद्ध सिद्धांत किसने दिया? आपका हेंस केल्सन ने। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किताब किसने लिखी? मैं लिखवाया हूँ, हेंस केल्सन। तो आपका कम से कम इतनी बातें याद रखिए। अब देखिए हेंस केल्सन क्या कहते हैं। जो जूरिस्प्रूडेंस है वह आपका मानकीय विज्ञान है। अब जूरिस्प्रूडेंस पर आ जाए भाई, पिशाच को। जूरिस्प्रूडेंस मानकीय विज्ञान है। अब मानक क्या होता है? मानक यानी कि नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है नमूना। भाई नॉर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहा जाता है ना कि ये सबसे बड़ा नमूना है। नमूना है मतलब कि आपका, तो वहीं एक नमूना यानी कि आदर्श भी कहा जाता है कि ये एक नमूना पेश किया है, यानी कि आदर्श पेश किया है। तो उस नमूने का क्या करिए? अनुसरण करिए। जैसे हमारे मौर्य जी हैं, एक आदर्श पेश किए हैं कि खुद तो चाय पिए ही और कई लोगों को क्या किए? पिलाए। लेकिन तमाम लोग देखते हैं कि वह चाय की दुकान पर आ रहा है तो धीरे से क्या होते हैं? कट जाते हैं कि कहीं पिलाना ना पड़े। पहले आदमी देखते हैं कि कोई पर्चे का ना आ रहा हो, लेकिन मौर्य जी ये सब नहीं देखते और जाकर सबको सह अपराधियों को क्या पिलाए हैं? तो आए हैं कि नहीं भाई? एकदम। तो कितने आदमी थे? नहीं, कल परसों तो लोग बता रहे हैं कि 3 आदमी देखे गए। 7 हो गए। चलिए आप भी शामिल हो जाइए। क्या करना है, इनको भी शामिल कर लीजिए वो 6वें सह अपराधी में। आगे देखिए भाई, अब इनकी मानक थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सबसे बड़ा उदाहरण आपका मानक या नमूना हम संविधान से देख सकते हैं। भारत में उदाहरण देखा जाए, संविधान है और ये अन्य विधियां हैं। एक उदाहरण देखें इनका मानक का, ताकि आगे तो डिटेल में हमें बताना है, लेकिन कम से कम आपका दिमाग में बैठे। देखिए आपका ये जो नॉर्म है या मानक है, नमूना है या जो विधि के नियम है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रैंड नॉर्म होता है। ग्रैंड नॉर्म मतलब क्रोड। क्रोड यानी कि कानूनों में सर्वोच्च। तो बताइए भारत में कानूनों में सर्वोच्च कौन है? संविधान, इसमें कोई शक नहीं। क्या भारत के अन्य जो भी कानून हैं, यानी कि जिसे हम अधीनस्थ नॉर्म कहेंगे, जिसे हम निचले नमूने कहेंगे,
तो क्या कोई भी जो सबऑर्डिनेट नॉर्म होगा या निचला नियम होगा, निचला नमूना होगा, क्या वह इस क्रोड का यानी कि ग्रैंड नॉर्म का या मूल मानक का या संविधान का वायलेशन करने की क्षमता रखता है कि नहीं? नहीं रखता। तो सभी कानून अपनी वैधता ग्रैंड नॉर्म से पाएंगे और ग्रैंड नॉर्म का उल्लंघन करना किसी के बस में, यानी कि जितने कानून हैं वो उसकी वैधता का आधार क्या है? हमारा संविधान है। और कोई भी अधीनस्थ कानून हो वो संविधान का वायलेशन अगर करता है तो हमारी न्यायपालिका उस कानून को उस मात्रा तक क्या घोषित कर देगी? सुन, इसका उत्तम उदाहरण आईपीसी की धारा 303 देखिए, आईपीसी की धारा 497, 377, जो उस मात्रा तक माने आधा हिस्सा अवैध और आधा वैध। अब उतना डिटेल में बताना संभव नहीं, बहुत लंबा चल जाएगा कोरिलेशन। तो यही आपका कहते हैं कि दो नॉर्म होते हैं, ग्रैंड नॉर्म और एक कौन? अधीनस्थ। तो कभी भी ये स्पूत बनाते हैं, आपका विधि नमूनों का स्पूत है, यानी कि पिरामिड है। तो पिरामिड ऐसे ही होता है। तो पिरामिड के शिखर पर कौन बैठा है? संविधान। और ये जितने सब कानून हैं छोटे छोटे, ये सब संविधान से निकलते हैं। और क्या आपका जो ऊपर बैठा है क्रोड या नमूना, क्या उसका उल्लंघन इन लोगों की क्षमता है कि नहीं कर सके? नहीं कर सकते। तो डिटेल में हम बताएंगे। लिखिए इसको भाई, आपका सभी बातें एक बार और हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं जितनी बताए हैं, ताकि एक बार आपका रिवीजन भी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस पूरा रहता है। जाकर आप लोग एक बार कोई भी साल पेपर हो थोड़ा देखिए भी कि क्या जितना सर हेंस केल्सन से बताए हैं इससे बाहर तो नहीं गया। आपका भी कर्तव्य है क्योंकि भाई एग्जाम है और फाइट बहुत ज़्यादा है, ये मान कर चलिए कि सामान्य पढ़ने से अब कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। यानी कि तफरी मचाने से कंपटीशन नहीं निकलेगा। जो एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करना है और गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि जो पहले से लोग पढ़कर बातों को एकत्रित किए हैं, आप उनसे एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी तो आपका प्री में होगा भाई, तभी तो होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो छोटी सी छोटी बातें बताई जाए, कम से कम भले घर पर न पढ़िए दूसरी चीज़, जितनी बात बताई जाए आपका कोई बात जुरिस्प्रूडेंस में छोड़ी नहीं जा रही है और न अंत तक किसी कानून में छोड़ी जाएगी कोई धारा, क्योंकि फालतू धाराओं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस बार आपका जो 3 माह का समय है इसमें पूरी तरह लग जाना है और छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बड़े बड़े सेक्शन तो सभी पढ़ लेते हैं और जो छोटे छोटे पुछल्ले हैं उसी में लोग फंस जा रहे हैं। इसको लिखिए, आपका हेंस केल्सन लिखिए। ये ऑस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं, लिखते रहे एरो बनाकर। ये ऑस्टिन से एक कदम आगे माने जाते हैं। ये विश्लेषणात्मक सेकंड में आते हैं, एनालिटिकल सेकंड। ये विश्लेषणात्मक सेकंड के फादर भी कह सकते हैं, के प्रतिपादक हैं, के प्रतिपादक हैं। अगली लाइन लिखिए। ये वियना विचारधारा के पिता माने जाते हैं। ये वियना विचारधारा के पिता माने जाते हैं। अगला लिखिए। इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया, ग्रैंड नॉर्म
इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत दिया। अगला लिखिए, इन्होंने विधि का शुद्ध सिद्धांत दिया, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इन्होंने विधि का शुद्ध सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। अगला लिखिए, इनकी किताब का नाम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। इनकी किताब का नाम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। अगला लिखिए, इनके समय में विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने स्वर्ण युग में थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इनके समय में विश्लेषणात्मक विचारधारा अपने स्वर्ण युग, गोल्डन एज, शब्द खूब चेंज करता है। पुनरुद्धार आपका चरमोत्कर्ष काल या गौरवान्वित काल पूछा जाता है। गौरवान्वित काल या गोल्डन एज, शिखर पर। गौरवान्वित आपका यूपी में दिया है। चरमोत्कर्ष पर कब थी, तो गोल्डन एज याद रखिए। अगला लिखिए, इन्होंने यह कहा कि विधि शास्त्र मानकीय विज्ञान है। अंडरलाइन करिए, जो जूरिस्प्रूडेंस की इनकी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि विधि शास्त्र मानकीय विज्ञान है। इसमें केवल मानकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल मानकों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि नॉर्म्स का।